नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट आपको बताएं। पीसीसी पुनर्गठन पर लेटेस्ट अपडेट। लिस्ट की मंजूरी में अभी लग सकता है 1-2 दिन का और समय। सोनिया गांधी के स्तर पर मंजूरी होना शेष। अजय माकन कांग्रेस अध्यक्ष को दे चुके अपने प्रस्ताव। अब अगले 1-2 दिनों में किसी भी क्षण आ सकती है सूची। पहले चरण में केवल 35 से 40 पदाधिकारी होंगे शामिल। इसके लगभग 1 माह बाद होगा दूसरा चरण। दूसरे चरण में भी लगभग हो सकते हैं इतने ही नाम। जिला मुख्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर दूसरे चरण के लिए पदाधिकारियों का चयन होगा। और इसी बीच रफीक खान आज कर रहे हैं अजय माकन से मुलाकात और पीआर मीणा भी मिले हैं अजय माकन से एआईसीसी में। कल संयम लोढ़ा मिलेंगे माकन से। इन दिनों प्रतिदिन 5-6 घंटे एआईसीसी बैठ रहे हैं माकन और हर रोज मिल रहे लगभग आधा दर्जन विधायकों से। इस प्रकार संगठन के स्तर पर पार्टी फिर से सक्रिय हुई है और लगातार जो कयास लगाए जा रहे हैं कि संगठन का पुनर्गठन कब होगा, इस सवाल का जवाब शायद जल्दी मिल जाए और जल्दी ही तमाम चीजें क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो गोविंद सिंह डोटासरा भी पिछले 15 दिनों में 2 से 3 बार दिल्ली दौरा कर चुके हैं। ऐसे में ये बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर कब और क्या होता है और किस तरीके से लिस्ट सामने आती है। चलिए, किसानों और सरकार की वार्ता खत्म हुई है। 40 दिन से लगातार जो आंदोलन है वो चल रहा है। अगली बैठक 8 तारीख को होगी दोबारा से। सरकार को हमने कह दिया कि हमारी एक सूत्री मांग है कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी को कानूनी प्रारूप दी जाए। सरकार कहती है कि आप पॉइंट वाइज बात कर लो, एक पॉइंट और एक उस पर बात कर लो लॉ पे, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हम क्योंकि हम रिपील कराना चाहते हैं तो बात करने का कोई औचित्य नहीं है और हमको ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं उनको अमेंडमेंट की दिशा में हमको खींचना चाहती है। हम समझते हैं उनका इंटेंशन और हमने रिजेक्ट कर दिया। तो आप सुन रहे हैं कि किसानों और सरकार के बीच वार्ता खत्म हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इस वार्ता से बात कितनी बनी, क्योंकि लगातार 40 दिन से किसान आंदोलनरत हैं। कल बारिश भी हुई दिल्ली में, जिसके बाद स्थिति बेहद खराब हुई है। किसानों और सरकार के बीच वार्ता खत्म, ये बड़ी खबर है। और अब 8 जनवरी को फिर होगी वार्ता। मतलब एक नई तारीख सामने आ गई है वार्ता की। मतलब साफ है कि जो किसान है वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और किसानों का साफ साफ कहना है हम बिल खत्म करने के अलावा उससे ज्यादा उससे कम कुछ नहीं चाहिए हमें। लेकिन सरकार का ये कहना है कि प्रस्ताव है उस पर बातचीत हो। और एक और तारीख सामने आ गई है। देखिए, बड़ा इंतजार था इस तारीख का, 4 तारीख यानी आज। लेकिन जो वार्ता हुई है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही है और एक और तारीख सामने आ गई है। अब 8 जनवरी को फिर से वार्ता होगी। किसानों और सरकार के बीच वार्ता खत्म हुई है। Tremendous pressure. We all forcefully, unitedly said that it is our proposal. We cannot change, and it is not 40 organization, 450 organization. They every day meet and decide. It is even they are from all over India. So it is united decision. Nobody can change it. We do not want to any other discussion except repealing of the act. So government understood it, and they so you understood it. Then we will discuss it, and we will come on 8 January to finalize. So first will be discussed on repealing, then MSP issue also taken. Is government ready? Government, I am not saying ready, but government is under tremendous pressure. That much I can. But are they ready to discuss this thing? Are they ready to discuss this? Let us see. We will force them to repeal. Till the protest will be continued. All protest, no protest program will be withdrawn. Till finalization is there, no protest program will be withdrawn. तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई। और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं,
हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया, कानून वापसी नहीं हुई तो घर वापसी नहीं। अरे अच्छा, बातचीत करने तो अपनी जाएंगे भाई, सलाह मशवरा करेंगे, इनके कोई हाथ में है? कोई तनातनी नहीं, हमने साफ कह दिया, बिल वापसी के बगैर कोई वो नहीं है। अरे लेगी, जितना जल्दी ले लेगी उतना आराम मिलेगा सरकार को। लगेगा चलो एमएसपी की अगली मीटिंग करांगे, पर उन्होंने बेनती जरूर की अगली मीटिंग आयो जरूर। ये पता नहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने दो टुक किया भी ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। नहीं वो कहते ये नहीं कहता रद्द नहीं करने, ये तो पहला तो उन्होंने कहा ही शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 8 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तो मीटिंग एक बार फिर तो बेहद आ रही है, ये गलबात की जाए तो बेहद। आज मीटिंग में क्या होना था जी, कोई बेसिक मीटिंग निकली, हमारा डिमांड जो वो था रिपील वाला, हम उस पर अड़े रहे और वो बोलने लगे कि रिपील से बिना और कल बातचीत कर लीजिए। और बातचीत कैसा एमएसपी पर था, एमएसपी पर लंबी चौड़ी बातचीत था। वो बोलते कि रिपील का ही आपका डिमांड है तो हमारे सारे कंट्री को विजन में रखते हुए, कंट्री को सारे देश के इंटरेस्ट रखते हुए इसको रिपील करना पड़ेगा। तो हम इसको दोबारा थोड़ा सोच लें और डिटेल में सोच लें। इसलिए हम आपको हम 3 दिन आगे ले जाते हैं, 8 तारीख को आइए तो फिर हम डिसीजन करेंगे। एमएसपी पर बात करना है तो अभी कर लो, हमने भी कह दिया, फिर एमएसपी की बात भी 8 तारीख को कर लेंगे। तो अब 8 तारीख के लिए उन्होंने बोला कि 8 तारीख को मीटिंग में जरूर आइएगा। हाँ, पक्का मीटिंग है जी 8 तारीख को। तो ये बड़ी खबर आ रही है और हम आपको बताएं कि कानूनों को रद्द करने को लेकर गतिरोध बरकरार है। किसानों और सरकार की वार्ता खत्म हुई है, लेकिन बात बनी नहीं और एक और तारीख सामने आ गई है। अब 8 जनवरी को अगली वार्ता होगी। बहरहाल देखना ये बेहद महत्वपूर्ण कि अब इसके बाद सरकार की तरफ से क्या फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि अब 8 जनवरी को अगली बैठक होगी। कानून वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। राकेश टिकैत का ये कहना है कि कानून वापसी से पहले समझौता नहीं होगा। ऐसे में आगे किस तरीके से अब तमाम चीजें होंगी। और किसानों से बोले हैं कृषि मंत्री तोमर, एमएसपी पर मांगे मानने को तैयार। ये बड़ी बात तोमर की तरफ से कही गई है। और राकेश टिकैत का ये भी कहना कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और चलिए इसी बीच आपको यह भी बताएं कि कोटा की अंजलि बनी है आईएएस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी है अंजलि। आज आई है आईएएस साक्षात्कार की दूसरी सूची। अंजलि बिरला को लगातार मिल रही बधाइयां। तो कोटा की अंजलि बनी है आईएएस। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी है अंजलि। आज आई है आईएएस साक्षात्कार की दूसरी सूची। अंजलि बिरला को लगातार मिल रही है बधाइयां। और भंवर एस चारण हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। भंवर, एक नया मुकाम हासिल किया है अंजलि ने, बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं और सीधे तस्वीरों में अंजलि बिरला आपको दिखाई दे रही हैं लोकसभा स्पीकर कैंप कार्यालय शक्ति नगर कोटा से। अंजलि बिरला कोटा की बेटी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की छोटी बेटी। आज आईएएस की जो दूसरी सूची आई है, जो कि साक्षात्कार के बाद की फाइनल सूची है, उसमें अंजलि बिरला ने क्रैक किया और आईएएस बनी है। बहुत बधाई अंजलि जी। पहली प्रतिक्रिया क्या, आईएएस बन गई हैं? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। जी। तो सबसे पहले किन शब्दों में बयां करना चाहेंगी अपनी सफलता को? बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत प्रयासों के बाद कुछ मिलता है तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो वैसा ही फीलिंग आ रही है और चांस मिला है कि कुछ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो उसके लिए एक्साइटमेंट भी हो रहा है। मेरे ख्याल से आप दिल्ली में रहकर तैयारी कर रही थी, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था अंजलि जी, और क्या कहेंगी आप, कितना मुश्किल था, कितना कठिन था, कितना कॉम्प्लिकेटेड था सब कुछ? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन भी उसी में ही किया था। एंड प्रोसेस मतलब कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम ही खुद 1 साल लंबा है। उससे पहले आपको 1-1.5 साल तो एटलीस्ट तैयारी करनी पड़ती है। बट सेल्फ करिए एंड कंसिस्टेंट रहिए। पहले प्री, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू की पहली लिस्ट जब आ गई तो उसमें आपका नाम नहीं था, तब मन में क्या चल रहा था जब दूसरी सूची आई है तब तक? मैंने तो एक्सेप्ट ही कर लिया था, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो अब मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है आई थिंक, क्योंकि पहले अगर हो जाता तो फिर ठीक लगता, बट अब ज़्यादा हो रही है क्योंकि अब और वेट करके तड़पा के मिला है। आपके पिता विधायक रहे, सांसद रहे, लोकसभा के स्पीकर हैं, और वो राजनीति में रहे, आपने राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट लिया है, तो कोई इसका कोरिलेशन निकाला जा सकता है क्या?
जी नहीं, मुझे बस पढ़ना पसंद था, पॉलिटिकल साइंस, तो इंटरेस्ट था ही हमेशा स्टार्टिंग से। चलिए, अमिता बिरला को भी हम बहुत बधाई देते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की पत्नी अंजलि की माता जी, आप डॉक्टर हैं, बेटी आईएएस बन गई है, तो इससे बढ़िया तो और क्या बात होगी। और बड़ी बेटी सी है जी जी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे खुशी इस बात की है कि ना ओम जी भी जैसे सेवा से जुड़े हुए हैं शुरू से, और इसको भी अब एक देश के लिए सेवा करने का मौका मिला है। ये एक इतनी भारतीय प्रशासनिक सेवा जो सबसे ऊंची सर्विस मानी जाती है हमारे इंडिया में, वो भारत के इतने ऊंचे पद पर रहेगी है और पापा के साथ मिलके कंधे से कंधे मिला के पापा को हेल्प करेगी। और इसका एक इच्छा होती थी कि पापा कुछ ऐसा करें हम जो हम चाहें, जो जिन लोगों को हम चाहते हैं, जिनकी हम हेल्प करना चाहते हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको बहुत दूर दूर तक, जिनको मतलब अपने लिए कोई खड़ा नहीं मिलता, कि कोई लोग उनके लिए खड़े नहीं रहते, उनके लिए हम खड़े होंगे पापा। तो ये इसका भाव होता है। कोई मुझे बता रहा था कि आपने दिल्ली में रहकर अपने ही मार्गदर्शन में पढ़ाई कराई है अंजलि को। नहीं, मार्गदर्शन तो क्या, लेकिन हाँ मैंने वहाँ से डेपुटेशन ले लिया था। मैं कोटा से छोड़ के सर्विस दिल्ली में इसके साथ ही रुकी थी 2 साल। जब पहली इंटरव्यू की सूची आई थी अमिता जी और अंजलि का नाम नहीं था, बहुत उन्होंने मेहनत की थी, बरसों से तैयारी कर रहे थे, तब कितनी मायूसी और अब कितनी खुशी हो रही है जब दूसरी सूची में नाम है। पहली बार जब देखा उस वक्त, पहले मुझे तो इतनी ज़्यादा दुख नहीं हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि अन्य को दुख होगा। पर जब जैसे मैंने इसको देखा, मैंने इसको ये खुद ने इसने लिस्ट देखी, हमारे पास ही बैठी थी, हम खाना ही खा रहे थे। आपने खुद ने लिस्ट देखी? जब पापा ओम बिरला को बताया कि मैं आईएएस बन गई हूँ, तब उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? अभी हाँ, अभी तो उनको बताना बाकी है। अभी बताना बाकी है। फोन करेंगे। अमिता जी, आपने भी नहीं बताया उनको? हाँ, अभी उनको मतलब इनडायरेक्टली बताया कि शायद हो जाए, अभी सेकंड लिस्ट में हो जाए, पर अभी क्लियर बताया नहीं उनको अभी। चलिए, देखिए, माँ बेटी की बातें हमने सुनाई आपको, सफलता की बातें, कामयाबी की बातें। बिरला आवास पर जश्न का दौर जारी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की दूसरी बेटी अंजलि बिरला आईएएस बनी है। जी बिल्कुल भंवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और बातचीत करने के लिए। और चलिए इसी बीच आपको बताएं, मुख्यमंत्री गहलोत ने आज बड़े फैसले लिए हैं। पशुपालन विभाग के अहम प्रस्ताव पर दी है मंजूरी। 388 पशु चिकित्सा संस्थानों के नवीन भवन बनने की फाइल पर मंजूरी हुई है। 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान के प्रस्ताव पर दी स्वीकृति। विशिष्ट न्यायालयों में 6 विभिन्न पदों के सृजन को भी मंजूरी मिली है। विधि विभाग की फाइल पर मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वीकृति दे दी है। वाहन चालकों के 5 पदों को भी स्वीकृति दी गई है। जैसलमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बालोतरा के लिए स्वीकृति दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालयों के लिए एक चालक के पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। युवाओं को रोजगार की दिशा में मुख्यमंत्री के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मंडी समितियों में कनिष्ठ लिपिक के 511 पदों पर होगी भर्ती। सूचना सहायक के 253 पद सृजित करने की भी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। और कांग्रेस धरने से जुड़ी एक रोचक घटना आपको बताएं। जब धरने के दौरान चोरी हो गए विधायक जी के जूते, कल किसानों के समर्थन में दिया था कांग्रेस ने धरना। धरने में शामिल हुए थे मेवात इलाके के एक विधायक। मंच पर बैठने के कारण खोलने पड़े थे विधायक जी को जूते, लेकिन जैसे ही धरना खत्म हुआ तो विधायक जी परेशान हो गए। दरअसल किसी चप्पल चोर ने विधायक के जूते कर लिए पार। आखिरकार विधायक को वहां पड़े पुराने जूते पहनकर ही आना पड़ा घर। अलबत्ता आज नए जूते खरीदे हैं युवा विधायक ने। और आपको बताया, रॉबर्ट वाड्रा से इनकम टैक्स की पूछताछ। वाड्रा के आवास पर आईटी अधिकारी कर रहे पूछताछ। बेनामी संपत्ति प्रकरण को लेकर पूछताछ हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा था पूछताछ का नोटिस, लेकिन इनकम टैक्स दफ्तर नहीं पहुंचे थे रॉबर्ट वाड्रा। और उधर 55 लाख रुपए लोन प्रकरण में वर्षा राउत से भी ईडी की पूछताछ। तो एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा, दूसरी तरफ वर्षा राउत से पूछताछ लगातार। संजय राउत की पत्नी है वर्षा राउत। दोपहर 3 बजे से वर्षा राउत से लगातार पूछताछ हो रही है। तो एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा से भी पूछताछ और दूसरी तरफ वर्षा राउत से भी पूछताछ हो रही है ईडी की। और श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, कोरोना संक्रमण के यूके स्ट्रेन के 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। सादुल शहर निवासी हैं तीनों कोरोना यूके स्ट्रेन संक्रमित मरीज। 18 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटे थे एक ही परिवार के 4 लोग। पति, पत्नी और एक बच्चे में पाया गया यूके का नया स्ट्रेन। तीनों को किया गया श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में भर्ती। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से नया स्ट्रेन आया उसके बाद चिंता काफी बढ़ गई है। और कोरोना संक्रमण के यूके स्ट्रेन के 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। सादुल शहर निवासी हैं ये तीनों कोरोना यूके स्ट्रेन संक्रमित मरीज। 18 दिसंबर को ब्रिटेन से लौटे थे एक ही परिवार के ये 4 लोग। पति, पत्नी और एक बच्चे में यूके का नया स्ट्रेन पाया गया है। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, आपको बताएं, सेंसेक्स पहली बार 48,000 के ऊपर बंद हुआ है और निफ्टी भी पहुंचा नए शिखर पर।
2 कोरोना वैक्सीन मंजूरी के बाद शेयर बाजार में ये बढ़त, रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स पहली बार 48,176 अंकों पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी आईटी और मेटल सेक्टर में दर्ज हुई। निफ्टी भी 14,132 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। तो क्या आज आएंगी बहुप्रतीक्षित तबादला सूचियां? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तबादला सूचियों का इंतजार। पावर गैलरी में आज सूची जारी होने की चर्चा है, जबकि ज्यादा कलेक्टर्स को इधर उधर करने की भी सूचना है। ऐसे में पहले जताई जा रही थी मकर संक्रांति के बाद सूची जारी होने की संभावना। प्रमोटेड अधिकारियों को देना है प्रमोशन पोस्टिंग, जबकि परफॉर्मेंस के आधार पर बदले जाने हैं काफी सारे अधिकारी। और चलिए आपको सुनाए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या कुछ कह रहे हैं। और एक संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके, और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सर, किसान लोग बोल रहे हैं कि हम अब सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, सरकार हमें। अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। बैठक से बाहर आने के बाद किसानों ने कहा है आपसे एक डिसीजन लेने के लिए, आपसे एक नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या किसान कितना कमिटेड हैं आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। आगे फाइनल डिसीजन लेने की बात थी सर, 4 तारीख को हम भी ये चीज सोच रहे थे और किसान भी इसी मूड में, लेकिन फिर 8 तारीख की डेट मिल गई। इसकी क्या गारंटी है कि 8 तारीख के बाद फिर 14 तारीख की डेट ना मिले, अगली डेट ना मिले? देखिए, आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं। समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं। तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी। किसानों से कहा है कि 8 तारीख को जो बैठक होगी उसमें कानून वापस कैसे लिया जाए, इस पर क्या ऐसा जो किसान कह रहे हैं वो ऐसा सही है? देखिए, दरअसल क्या है, जब चर्चा होती है, विषय 2 ही हैं मुख्य रूप से, कानून और एमएसपी। तो चर्चा में बीच बीच में चर्चा आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है, फिर पीछे जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। सर, किसान कह रहे हैं कि कानून तो बात नहीं माने। सरकार जो है, जब बातचीत में शुरू में ही मंत्री ने एक तरह से साफ कर दिया कि किसान बिल जो है, कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, तो फिर बातचीत का क्या मतलब? सिर्फ तारीख पे तारीख दे रही है सरकार। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने कानून बनाया है
और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया। लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। 11 दिन हो गए हैं, 7 मीटिंग हो गई है, अभी तक कुछ रेजोल्यूशन निकल करके नहीं आया। तो क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की गलत है या फार्मर्स रिलक्टेंट है कि वो बैक डाउन नहीं करेंगे? अगर आप बता पाए। अभी 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, सर एक इम्पोर्टेंट सवाल ये कि आज फार्मर्स चेंजिंग द गोल पोस्ट। एक ऑब्जर्वेशन ये था कि सरकार इस पर विचार करे कि एक कमेटी का गठन हो, तब तक लॉज को होल्ड पे रखा जाए। क्या इस बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? क्या इस बारे में कोई सजेशन आया? मैं समझता हूँ न्यायालय के विषय में कोई टिप्पणी करना इस समय उपयुक्त नहीं। सर अभी तक कोई रास्ता नहीं था, इतनी मीटिंग हो गई लेकिन अभी तक तुम लोग आराम से पूछो ना, चिल्ला क्यों रहे? अभी तक इतनी मीटिंग हो गई। मेरा एक सवाल है। Getting delayed and extended. Are farmers changing the goalpost? That is the reason why the negotiation is getting delayed and extended. नहीं, ऐसा नहीं है। किसान यूनियन लगातार चर्चा कर रही है और जब हम तारीख तय करते हैं तो किसान यूनियन की रजाबंदी से ही तारीख तय करते हैं। हम आपको बताएं, रिटायर होने के बाद भी अफसरों का रुतबा बरकरार। रिटायर होने के बाद भी पावरफुल पदों पर अफसर। रिटायरमेंट के बाद भी इन अफसरों पर ज्यादा भरोसा केंद्र को। पीके मिश्रा, अजीत डोभाल, पीके सिन्हा, अमिताभ कांत, इन अफसरों के नाम वहीं राज्यों में भी सेवानिवृत्त अफसरों पर जताया जा रहा है हर बार भरोसा, क्योंकि इन अफसरों के टैलेंट को नहीं किया जा सकता है इग्नोर। भरतपुर कलेक्टर और एसपी की मुख्यमंत्री से शिकायत। भरतपुर के कांग्रेसी विधायकों ने की लिखित में शिकायत। भरतपुर जिले के 6 में से 5 कांग्रेसी विधायकों ने की है शिकायत। भजन लाल, वाजिब अली, अमर सिंह, जोगिंदर अवाना और जाहिदा ने की है शिकायत। कलेक्टर नथमल डिडेल और एसपी अमनदीप सिंह पर आरोप। कार्यकर्ताओं और जनता के साथ अच्छा बर्ताव न करने के आरोप लगे हैं। पहली बार किसी जिले के अधिकांश विधायकों ने सीएम को लिखा ऐसा शिकायती पत्र। नथमल डिडेल के खिलाफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में भी विधायक। राजधानी में आज सर्द हवाओं ने बढ़ाई और ठिठुरन। जयपुर में आज कई इलाकों में बरसे बादल। जवाहर नगर, राजा पार्क समेत कुछ इलाकों में भी ओलावृष्टि भी। पहाड़ों पर बर्फबारी का दिखा प्रदेश में असर और आज लगातार दूसरे दिन सूर्यदेव ने नहीं दिए दर्शन। अलबत्ता ग्रामीण इलाकों में वरदान साबित होगी ये बारिश। रबी की फसलों को होगा मावठ से फायदा। राजनीतिक गलियारों की खास गपशप। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा की बढ़ेगी जिम्मेदारी। अब प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट को लेकर नियमित लेंगे अपडेट। बैठकों के जरिए भी विषयों पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया और महामंत्री चंद्रशेखर तक जाएगी रिपोर्ट और इसी कारण 2 जिम्मेदारियों में से एक से मुक्त हुए। पहले प्रदेश मुख्य प्रवक्ता के साथ ही देहात उत्तर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी। अब देहात की जिम्मेदारी मिली उन्हीं के मित्र जितेंद्र को। जितेंद्र माने जाते हैं सतीश पूनिया के भी खास सिपह सलाहकार। राजनीतिक गलियारों की चर्चा। जयपुर शहर भाजपा की कार्यकारिणी में पद बढ़वाए जाने की खवायद। शहर में बन चुके 2 नगर निगम और शहर का भी हो चुका है बड़ा विस्तार। ऐसे में महामंत्री, उपाध्यक्ष और अन्य पदों में हो इजाफा ताकि हर क्षेत्र को मिल सके शहर की टीम में जगह। अंतिम स्वीकृति दी जाएगी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया द्वारा। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे से जुड़ा अपडेट आपको बताएं। 4 की जगह 3 मैचों पर ही खत्म हो सकती है टेस्ट सीरीज। क्वींसलैंड असेंबली की सदस्य रोज बेट्स ने की थी टिप्पणी। कहा भारतीय खिलाड़ियों को सभी नियम मानने होंगे, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनको ब्रिस्बेन आने की जरूरत नहीं। बेट्स की टिप्पणी के बाद बीसीसीआई अब फिर से कर रहा है विचार। बीसीसीआई ब्रिस्बेन में चौथा टेस्ट खेलने या नहीं खेलने पर कर रहा है विचार। न्यूज ब्लास्ट में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।